हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे टॉप 10 आईएमपी क्वेश्चन कक्षा 11वीं के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन प्रश्नों से प्रश्न बाहर जाने की संभावना बहुत कम है। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप सारे प्रश्न जो पढ़ेंगे वह 4 अंक के लेवल के हैं। उनमें जो भी प्रश्न आएंगे वो 4 अंकों में ही आएंगे। इसका मतलब है कि आपके पास होने की संभावना भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, विमीय विश्लेषण से सरल लोलक का आवर्तकाल का व्यंजक प्राप्त करें। यह प्रश्न ऐसे आ जाए प्यारे विद्यार्थियों कि सरल लोलक के आवर्तकाल t, उस लोलक की जो प्रभावकारी लंबाई l, लोलक के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। विमीय विश्लेषण की सहायता से इसका सूत्र प्राप्त कीजिए। तो किसी भी प्रकार से आए प्रश्न, सारे प्रश्नों को हल करने का तरीका एक ही है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण क्यों है उसका कारण भी मैं आपको बता रहा हूं। ये 2019 की परीक्षा में आया, 2020 की परीक्षा में आया और 2022 की परीक्षा में आया। अब आप समझिए कि विमीय विश्लेषण से सरल लोलक का आवर्तकाल जो होता है बच्चों, आवर्तकाल होता है उसकी प्रभावकारी लंबाई पर निर्भर करता है। प्रभावकारी लंबाई पर निर्भर करता है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो इन 3 चीजों की बात प्रश्न में अधिकतर कही जाती है। अब बच्चों, समानुपाती के चिन्ह को हटा दो, यहां नीतांक आ जाएगा। मतलब जिस पे निर्भर करे उसको आप क्या लगा दो, समानुपाती का चिन्ह लगा दो। अब ये हो गई बच्चों समीकरण नंबर 1। आसानी से आप लोगों ने बता दी। आवर्तकाल टी का विमीय सूत्र, आवर्तकाल टी का विमीय सूत्र m0 L0 T1 के नीतांक, नीतांक का कोई विमीय सूत्र विमा नहीं होगी। अब हमारे पास आ गया m0, क्योंकि लंबाई के लिए L1 T0, पावर है यहां पर a। इसी टाइप से द्रव्यमान के लिए m1 L0 T0, इसके लिए भी पावर b। इसी टाइप से गुरुत्वीय त्वरण के लिए m0 L1 T इनवर्स 2 की पावर हो गई c। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारे पास है m0 L0 T। अब इस पावर का इनटू हो जाएगा इन विमाओं के साथ। m की पावर हो गई 0, L की पावर हो गई a, T की पावर भी 0। इसी टाइप से यहाँ m की पावर हो गई b, L की पावर हो गई 0, T की पावर 0 और यहाँ हो गई m की पावर 0, L की पावर c और T की पावर -2c। अब प्यारे विद्यार्थियों, एक समान भौतिक राशियों की विमाओं को जोड़ देते हैं। इसकी द्रव्यमान की विमा यहाँ 0 है, यहाँ द्रव्यमान की विमा b है और यहाँ 0 है, तो सबको जोड़ेंगे तो द्रव्यमान की विमा होगी 0 प्लस b प्लस 0। उसी प्रकार से लंबाई की विमा a प्लस 0 प्लस c। उसी प्रकार से समय की विमा 0 प्लस 0 -2c। प्यारे विद्यार्थियों, अब ये हो गया आपका इधर m0 L0 T1, इधर क्या आया इक्वल में, इक्वल में आया m⁻b L⁻c, सॉरी L⁻a प्लस c और T⁻−2c। ठीक। अब आपको ये भी बताया कि जिनकी जो समान भौतिक राशियां हैं उनकी विमाओं की तुलना आप कर सकते हैं। उनकी विमाएं बराबर होगी अगर बराबर में लिखी हैं तो विमाओं की तुलना करने पर
तो प्यारे विद्यार्थियों, जब विमाओं की तुलना करी तो आप यहाँ देखें, यहाँ m की विमा 0 है और यहाँ b है, इसका मतलब b इज इक्वल टू 0 आया। यहाँ l की विमा 0 है, यहाँ a प्लस c है। यहाँ t की विमा 1 है और यहाँ -2c है, तो -2c बराबर 1, यानी c बराबर -1/2। अब c की विमा है, b की विमा है, a की चाहिए, तो ये c की विमा यहाँ रख देंगे तो a की आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बच्चों, आ जाएगी। तो a बराबर इसको उधर भेज दिया 1/2। अब जो abc के मान आए हैं वो abc के मान कहाँ रख देंगे, a b व c का मान समीकरण 1 में। तो 1 में t इज इक्वल टू के l की पावर 1/2, ठीक। उसके बाद अपन ने m की पावर 0 और g की जगह पर c की पावर -1/2। प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम लिख सकते हैं माइनस वाले को, ये हो गया प्लस, तो t बराबर k, इसको आपने लिख लिया l/g की होल पावर 1/2। तो आप चाहे तो रूट में इस तरह से लिख सकते, ठीक। एक चीज आपको दिमाग में रखनी है, t बराबर k√l/g, ठीक है। तो बच्चा ये ध्यान रखना है कि इसमें ये k का मान वास्तव में जब आवर्तकाल का व्यंजक निकालते हैं तो t बराबर 2π√l/g होता है। हालांकि ये 2π इस विधि से लाना संभव नहीं है, तो ये नियतांक का मान इस विधि से निकाला नहीं जा सकता है, ये इस विधि का दोष है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयिकार होता है। ये प्रश्न 2019 की परीक्षा में पूछा गया। सिद्ध कीजिए प्रक्षेप्य का पथ परवलयिकार होता है, 2019 की परीक्षा में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक, 2025 के लिहाज। तो इसको बिल्कुल पक्के से आप समझ लीजिए। तो अपन करते हैं इसको। प्यारे विद्यार्थियों, मैं ऐसा मानता हूं कि किसी वस्तु को मैंने पृथ्वी के तल से फेंका, ठीक है, यहां से आपने किसी वस्तु को फेंका है, तो वो वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करती हुई पृथ्वी तल पर दूसरे बिंदु पर आ जाएगी ऐसे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम ये कहेंगे कि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में फेंका जाता है, तो किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो वह वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के अधीन, वह वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करती हुई, गुरुत्वीय त्वरण g के अधीन गति करती हुई पृथ्वी तल पर स्थित दूसरे बिंदु पर जा गिरती है, उसे हम कहते हैं प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति क्या है, ये आ जाए तो आप लिखेंगे कि किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में अगर फेंका जाता है और वह गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करते हुए पृथ्वी तल पर स्थित दूसरे बिंदु पर आ गिरती है, वस्तु की इस गति को कहते हैं प्रक्षेप्य गति। और हमें अब बताना है कि जो प्रक्षेप्य का पथ होता है परवलयिकार, परवलयिकार सिद्ध करना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा सरल है। अगर हमें गति के समीकरण अप्लाई करना आते हैं, 3 समीकरण हम लोग पढ़े हुए हैं, v बराबर u प्लस एटी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर ये तीनों समीकरण हमें याद हैं तो ये ऐसे प्रश्न तो आप ऐसे ही कर देंगे। एक मुख्य चीज और, आपने ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में इसको मान लो u वेग से फेंका था, ये इसका वेग हो गया u। अब इसके 2 घटकों में बांटेंगे, तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में जब बांटते हैं तो ये इसका क्षैतिज घटक हो जाएगा, ये इसका ऊर्ध्वाधर घटक। अब जो क्षैतिज घटक है जो थीटा के साथ आएगा वो आएगा कोस थीटा, यू कोस थीटा, यू एक्स बराबर यू कोस थीटा। और जो थीटा के साथ नहीं आएगा वो आएगा यू साइन थीटा, ठीक। अब आपको एक चीज और समझनी होगी कि जब आप क्षैतिज दिशा में चल रहे हैं ऐसे, तो आपका जो त्वरण है वो होगा 0। क्षैतिज दिशा में त्वरण 0, ऊर्ध्वाधर दिशा में तो गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, पर क्षैतिज दिशा में आपका त्वरण 0 होगा। और जब वस्तु आपकी अधिकतम ऊंचाई पर जाती है यहाँ पर, तो अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग 0 होगा। अगर आप ऊर्ध्वाधर किसी वस्तु को फेंकते हैं, ऊर्ध्वाधर हम किसी वस्तु को फेंकते हैं ऐसे ऊर्ध्वाधर, तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग 0 माना जाता है, ठीक। ये वाली कहानी होगी। चल, यहां तक का मामला हो गया। अब हमें निकालना क्या है,
तो हमें परवलय का जो पथ निकालना है, रास्ता निकालना है, यानी कि हमें ये वाली जो एक्चुअल जो डिस्टेंस है, ये y, इसको अपन मान लेते हैं ये y डिस्टेंस, तो एक्चुअल में हमें y डिस्टेंस यहाँ पर चाहिए। ये वाली डिस्टेंस जो है उसको हम बोल रहे हैं x, और ये आपको y निकालना। अब y निकालना है, हमारे पास गतियां दो टाइप से हो सकती, एक तो क्षैतिज दिशा में और एक होती है आपकी ऊर्ध्वाधर दिशा में। ठीक है, अब देखते हैं, जब क्षैतिज की बात कर रहे हैं तो क्षैतिज दिशा में हम बात करेंगे x बराबर uxt प्लस 1/2 axt वर्ग। ये है आपका गति का दूसरा समीकरण। जब क्षैतिज में बात कर रहे हैं तो क्षैतिज में जो वेग है आपका वो क्या है, ux बराबर u cos थीटा। मैंने कहा क्षैतिज में त्वरण आपका शून्य होगा। ठीक, दूरी तो आपकी x है ही, तो x बराबर, अब आपका त्वरण शून्य होने से ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, इसको करने की आवश्यकता नहीं। अब ux की जगह हो गया u cos थीटा इंटू टी। ठीक, अब t बराबर ये x के बटे में चला जाएगा आपका u cos थीटा, ये आ गया t का मान। मैं इसको समीकरण 1 देकर यहीं छोड़ देता हूँ। मुझे तो एक्चुअल में निकालना है y, तो अब y निकालने के लिए अब अपन सूत्र लगा देते हैं, ये वाला है ना। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में हल करते हैं, ऊर्ध्वाधर दिशा में। जब हम ऊर्ध्वाधर दिशा में बात कर रहे हैं तो यू वाई बराबर होगा यू साइन थीटा। मैंने त्वरण की बात करी ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो ये होगा माइनस जी। दूरी जो आप लोगों ने तय करी वो दूरी है आपकी y। अगर मैं समीकरण इस रूप से लिखूं, गति का समीकरण, y बराबर यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपके पास t आ चुका है? तो हाँ, बिल्कुल आ चुका है। समीकरण 1 में हमारे पास t है, तो y बराबर यू वाई हो जाएगा हमारे पास यू साइन थीटा इंटू टी। जी की जगह आप माइनस लिख देंगे, तो माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। प्यारे विद्यार्थियों, क्या टी आ चुका है? तो हाँ आ चुका है ये टी, तो समीकरण 1 से टी का मान भी रख देंगे। तो y बराबर यू साइन थीटा, टी की जगह आया हमारे पास x बाई यू कोस थीटा, x बाई यू कोस थीटा माइनस 1/2 जी इंटू, इसकी जगह आएगा x बाय यू कोस थीटा का होल स्क्वायर। प्यारे विद्यार्थियों, यहां देखें, इस u से इस u की जीवन लीला समाप्त। साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है बच्चों? साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है टेन थीटा, तो यह आ गया x टेन थीटा माइनस 1/2 जी, ये हो गया आपका x वर्ग, ये हो गया आपका u वर्ग कोस वर्ग थीटा। प्यारे विद्यार्थियों, जो टेन थीटा है, इस टेन थीटा को हम a मान लेंगे और ये g अपॉन यू वर्ग कोस वर्ग थीटा इसको b मान लेंगे। तो माना a बराबर टेन थीटा और b बराबर जो है g बटा 2u वर्ग कोस वर्ग थीटा। तो इन दोनों की जगह आप रखेंगे तो y बराबर जो हो जाएगा हमारे पास ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। ये हो गया बच्चों हमारा परवलय का समीकरण। परीक्षा में आ सकता है 4 अंक के हिसाब, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये नहीं आता तो इसी की चैप्टर का एक और प्रश्न है जो आ सकता है, वो क्या है उस पर भी बात कर ले। ये वाला प्रश्न, किसी पिंड को क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया, तो पिंड के उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई है ना, ये इस तरह से गलत लिखा हुआ, अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तथा अधिकतम क्षैतिज परास के लिए व्यंजक। अब ये कितना महत्वपूर्ण है, इसी आपको इसके ऊपर लगे हुए सन से अंदाजा लगेगा। 2018 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 22 में आया, 23-24 में नहीं आया, तो अब आएगा। 25 की संभावना बनती है कि नहीं बनती? बिल्कुल बनती है। ठीक है, तो क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया, तो पिंड का उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास के लिए सूत्र प्राप्त करना है। बहुत सरल है, देखिएगा।
वही तरीका फिर उसी चीज को लेके चलते हैं। ये आपने इसको नीचे से फेंका थीटा कोण बनाते हुए, u वेग से फेंका। मैंने तरीका अभी बताया था कि भाई अगर u वेग से फेंका है तो आप क्या कर दीजिएगा, इसको इधर थीटा के साथ जो आ रहा है u cos थीटा, और जो थीटा के साथ नहीं आ रहा है उसको u sin थीटा। ये वाली मामला हो गया। अब आपको यहां एक तो चाहिए उड्डयन काल। अब मैं आपको बता दूं उड्डयन काल होता क्या है। पहले किसी वस्तु को आपने फेंका तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में जो लगा समय और वापस लौटने में लगा समय का योग, अधिकतम ऊंचाई तक जाकर वापस लौटने में लगा कुल समय उड्डयन काल कहलाता है। लिखना हो तो भी लिख सकते हैं कि किसी वस्तु को, है ना, किसी वस्तु द्वारा अधिकतम ऊंचाई पर जाकर पुनः लौट आने में जितना समय लगा उसे उसका उड्डयन काल कहते हैं। अगर मैं टी निकाल लूं तो मेरा उड्डयन काल आ जाएगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करूं तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग 0 होगा। ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करें तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग 0 होगा, ये पता है हमें। ठीक, तो अगर हम पहले ऊर्ध्वाधर दिशा की गति में ही समझते हैं और ऊर्ध्वाधर दिशा में समझकर उड्डयन काल निकालते हैं, तो उड्डयन काल हम क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले हमें दिमाग में होना, हम निकाल रहे बच्चा उड्डयन काल। बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात बच्चा, हमें चाहिए उड्डयन काल। तो उड्डयन काल निकालने के लिए हम पहले ऊर्ध्वाधर दिशा की चर्चा कर ले, उसमें क्या क्या हमें पता है वो सब लिख लेते हैं। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में हमें, हमारे पास एक तो यू वाई है जिसे हम यू साइन थीटा लिखते हैं, एक हमारे पास ए वाई है जिसे हम लिखते हैं -g गुरुत्वीय त्वरण, और इस दूरी को हम h मान के चल सकते हैं। ठीक है, ये अधिकतम ऊंचाई वाली दूरी h है, इसकी वजह से अपने को अभी आवश्यकता नहीं है, ये अधिकतम ऊंचाई निकालेंगे उस समय आपको जरूरत पड़ेगी। अब आप लगाओ यहाँ गति का प्रथम समीकरण, है ना, अधिकतम ऊंचाई पर वेग 0। तो गति का जो पहला समीकरण है वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी। प्यारे विद्यार्थियों, ये देखेंगे कि अधिकतम ऊंचाई पर वेग 0 है, तो ये वाली फाइल तो खत्म हो गई। यू वाई की जगह आप लिखोगे यू साइन थीटा, ए वाई ऊपर क्या है -g, तो ये हो गया -gt। अब बच्चे इस t को उठाकर इधर, तो gt बराबर आया u साइन थीटा। अब t बराबर चाहिए तो इस u साइन थीटा के बटे में कौन चला जाएगा, g चला जाएगा, तो u साइन थीटा बटे g। ये t आया, पर ये जो t आया है ना बेटा, ये t तो केवल ऊपर जाने का समय है, मुझे तो ऊपर जाकर वापस नीचे आने का समय चाहिए। तो आपका उड्डयन काल, ऊपर जाने का और नीचे आने का समय बराबर t और t मिलाकर 2t, तो t बराबर t का मान आया, क्या आया, u साइन थीटा बटे g। तो बच्चा हो गया 2u साइन थीटा बटे g। क्या आ गया, अब उड्डयन काल आ गया। बहुत आसान है ना। तो उड्डयन काल का व्यंजक आप लोगों ने निकाल दिया, बहुत सरलता से, आसानी से निकाल लिया। ठीक है भैया, अगला प्रश्न इसी में, अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h चाहिए, ऊपर जाने तक का समय है, ऊपर जाने का बिल्कुल है, यूज करेंगे दोबारा से, क्योंकि बार बार थोड़ी हल करेंगे एक ही व्यंजक है। पर अगर आप सिंगल ही अधिकतम ऊंचाई पूछे तो फिर आपको t अलग से निकालना है, इस सूत्र का प्रयोग करके ये वाली स्टेप तो आपको करनी ही पड़ेगी। अब आपको h चाहिए, तो जब आप h निकालेंगे, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई आप लोग निकालें, जब ऊर्ध्वाधर ऊंचाई निकालें तो बच्चा कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। जब आप ऊर्ध्वाधर ऊंचाई निकालिएगा तो आपको एक तो कौन सा सूत्र लगाना है समझ में आ जाना चाहिए, दूरी निकालना है एक प्रकार की। तो गति का दूसरा जो समीकरण है वो लगाइएगा, तो वो हो गया y बराबर यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। प्यारे विद्यार्थियों, y तो हो गया आपका h,
यू वाई हो गया आपका यू साइन थीटा। टी टी ऊपर जाने में कितना समय लगा, उस ऊपर जाने में लगा 2 साइन थीटा बटे जी, तो 2 साइन थीटा बटे जी। अब ए वाई, तो ए वाई माइनस होता है तो माइनस जी। टी की वैल्यू वापस से वही यू साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर। प्यारे विद्यार्थियों h बराबर u में u का इंटू यू वर्ग हो गया, साइन में साइन का इंटू साइन वर्ग थीटा बटे जी, माइनस 1/2 जी वर्ग कर दो तो यू वर्ग साइन वर्ग थीटा बटे जी का वर्ग। अब बच्चों इस जी से इस जी वर्ग को आप कैंसिल कर दीजिएगा, तो इससे ये कट गया, तो अब जो बच के आया वो आया यू वर्ग साइन वर्ग थीटा बटे जी माइनस यू वर्ग साइन वर्ग थीटा बटे 2g। इनका आप एलसीएम ले लो, 2g जी से डिवाइड करो ये 2 हो जाएगा, 2u वर्ग साइन वर्ग थीटा माइनस यू वर्ग साइन वर्ग थीटा, तो बराबर आ गया यू वर्ग साइन वर्ग थीटा अपॉन 2g। तो बच्चा अधिकतम ऊंचाई निकल कर आई, मतलब ऊर्ध्वाधर ऊंचाई निकल कर आई h बराबर यू वर्ग साइन वर्ग थीटा बटे 2g। बट हमको अधिकतम ऊंचाई चाहिए अगर, तो यदि थीटा बराबर कितना लो 90 डिग्री, तो इसकी जगह आप 90 डिग्री रख देंगे, तो यू वर्ग साइन वर्ग 90 बटे 2g, साइन 90 का मान 1 तो यू वर्ग बटे 2g h मैक्सिमम। खत्म पिक्चर। ये आपकी अधिकतम ऊंचाई पर सूत्र हो जाएगा। एक और निकालना है इसमें बस, अधिकतम क्षैतिज परास। तो जैसे आपने ऊपर की तरफ एज निकाला वैसे इधर की तरफ आर निकाले, यानी कि उड्डयन काल में वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम दूरी को, उड्डयन काल में वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। बच्चों प्रश्न क्या होता है, कभी कभार केवल उड्डयन काल पूछेगा या अधिकतम ऊंचाई पूछेगा, तीनों भी एक साथ पूछ लेता है, वो प्रश्न पूछने वाले पर डिपेंड करता है। पर मुझे लगता है कि एक या दो ही चीजें एक बार पूछी जाती है एक साथ में, ठीक है। पर प्रश्न पूछने वाला कभी कभी बड़ा प्रश्न दे देता है, 4 नंबर में पूरा दे देता है, तो पूरा नहीं देना चाहिए वैसे। पर 2 पॉइंट तो आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं, उड्डयन काल पूछ लिया, अधिकतम ऊंचाई पूछ ली, या उड्डयन काल के साथ क्षैतिज परास पूछ ली, या सिंगल कोई भी आ सकती है ना। छोटे प्रश्नों में भी कभी उड्डयन काल पूछ लिया 2 नंबर में आ जाए, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो अब क्षैतिज परास की बात करें। अब आपको चाहिए आर, तो जब इसमें उड्डयन काल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अपने उड्डयन काल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है, तो उड्डयन काल हमारे पास 2u साइन थीटा बाई जी है, 2u साइन थीटा बाई जी। आप जब भी t का मान रखेंगे तो 2u साइन थीटा बाई जी रखेंगे। अब यहाँ आपके पास जो सूत्र था वो था x बराबर यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। प्यारे विद्यार्थियों क्षैतिज परास आर हो गई, यू एक्स हो गया आपका यू कॉस थीटा इंटू टी की जगह मैं रख रहा हूँ 2u साइन थीटा बाई जी। अभी थोड़ी देर पहले भी हमारी चर्चा हो चुकी है, जब आप क्षैतिज परास की बात करेंगे यानी क्षैतिज में दूरी तय करेंगे तो एक्स आपका 0 होगा, और जो चीज़ 0 है तो उसमें फिर टी की वैल्यू रख के और दिमाग क्यों खराब करना, तो ये वाला पोर्शन तो आपका 0 हो गया। अब आर बराबर आया 2 साइन थीटा कोस थीटा, है ना। तो हाँ, तो ये हो गया हमारे पास u cos थीटा, है ना, इंटू टी की जगह आ गया 2 साइन, तो u और u मिलाकर u वर्ग साइन, तो अपॉन जी। तो ये हो गया बच्चों u वर्ग। अब साइन 2 थीटा का सूत्र 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा होता है साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये आ गया आर। अब यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, अधिकतम क्षैतिज दूरी कितनी होगी, थीटा बराबर अगर 45 डिग्री है तो आर मैक्स यू वर्ग साइन, अब दो साइन थीटा की जगह 45 रख दूंगे, 45 दून 90 बटे जी, तो बेटा यू वर्ग बटा जी होता है, ठीक है।
आपको याद होना चाहिए कि अधिकतम क्षैतिज परास के लिए यू वर्ग बटा जी और अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के लिए यू वर्ग बटा 2 जी। तो आपसे कभी जैसे कि क्षैतिज परास जो है, अब ऐसे आपसे पूछ लिया जाए कि भाई क्षैतिज में वो 50 मीटर की दूरी तक जा रहा है, तो अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक कितनी जाएगा, तो फिर ठीक उसकी आधी, क्योंकि यू वर्ग बटे 2 जी, यानी कि वो 25 मीटर ऊंचाई तक जा सकता है। कोई पिंड ऊंचाई तक 25 मीटर जा सकता है तो क्षैतिज में 50 जा सकता है, कोई क्षैतिज में 50 जा सकता है तो ऊंचाई में 100 जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगी ये चीज आपके। अगला प्रश्न है कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लिखिए और सिद्ध कीजिए। बहुत प्यारा नियम है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। ये कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ये न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम है ना। का द्वितीय नियम क्या है? संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती। बहुत ज़्यादा अगर इसको ऐसे लिखूँ तो F बराबर के dp/dt। प्यारे विद्यार्थी सिद्ध कीजिए। अब सिद्ध क्या कीजिए? सिद्ध कीजिए F बराबर m। प्रश्न ये है, ठीक है, इसमें टाइप नहीं किया था। सिद्ध कीजिए F बराबर m। क्या सिद्ध करना है? तो F बराबर m लाना है। प्यारे विद्यार्थियों हमको ये बताएं कि यदि m द्रव्यमान की वस्तु तो v वेग से चले, तो वेग से गतिमान है, तो संवेग p बराबर mv होता है, सभी जानते हैं। अब नियम के अनुसार आप F बराबर k d/dt और p की जगह आप रख दें mv। अब द्रव्यमान और वेग, अब आपको अवकलन आना चाहिए, तो ये बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। अब ये मान के चले कि यदि m नियतांक है, द्रव्यमान आपका क्या है? नियतांक है, तो और द्रव्यमान नियतांक है तो इसका मतलब होगा dm बटा dt बराबर 0। किसी भी नियतांक का अवकलन क्या होता है? शून्य होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है वो ये 0 हो जाएगा। अब आया हमारे पास बचा हुआ पोर्शन, वो है F बराबर के m dv बटा dt। और समय के साथ वेग में जो परिवर्तन की दर होती है उसे हम कहते हैं त्वरण। तो प्यारे विद्यार्थियों F बराबर आ गया kma। यदि वस्तु पर F बराबर 1 न्यूटन का बल है ना, ऐसा करें, यदि वस्तु ऐसे इसको से, यदि 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर वस्तु का त्वरण 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो देखो ये चीज एक, ये चीज एक, यानी कि k बराबर हो गया 1। तो अतः k का मान 1 रख देंगे तो F बराबर क्या आ जाएगा? ma। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। ये बहुत आसान था, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या कहता है? संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। संवेग का सूत्र P बराबर mv था और उस mv को हमने P की जगह रख के उसका अवकलन कर लिया, बस सिद्ध हो गया। बहुत ज़्यादा आसानी से हो सकता है। और ये k के झंझट में नहीं पड़े तो k को 1 लेकर यहीं से सिद्ध कर लें, उसमें से काम हो जाएगा। घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र निगमित कीजिए। ये 2019 की परीक्षा में आया। घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 I ओमेगा वर्ग। प्यारे विद्यार्थियों हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक कोई पिंड है, ठीक है,
हमारे पास एक पिंड है और हम मानेंगे कि पिंड जो है अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक पिंड है ना, ये एक पिंड है और ये अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है जिनके द्रव्यमान m1 m2 है और ये इस अक्ष के साथ कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। ये घूमने का जो कोण है वो है वेग है जो है कोणीय वेग ओमेगा से अक्ष के परितः घूम रहा है। ठीक, अगर मुझे गतिज ऊर्जा का सूत्र निकालना हो तो गतिज ऊर्जा का सूत्र बहुत आसान होता है, 1/2 mv वर्ग। ठीक, हमारे पास यहाँ निकालना है घूर्णन गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा वही है 1/2 mv वर्ग से ही निकालेंगे, निश्चिंत रहे आप। पहले आप लोग लिखिए कि माना पिंड अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, पिंड अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। कणों से मिलकर बना है जिनकी घूर्णन अक्ष से दूरियां, जिनकी घूर्णन अक्ष से दूरियां क्रमशः r1 r2 इस तरह से। ठीक है, आगे बहुत सारे कार्य, ये वाली बात हो गई भैया। और अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है ना, और उनके द्रव्यमान भी अपन मान ले मिलकर बना है जिनके द्रव्यमान m1 m2 m3 है ना, गुणन अक्ष दूरी तथा द्रव्यमान ऐसा कर देते हैं तथा द्रव्यमान m1 m2 m3 है। ठीक है, ये वाली कहानी हो। अब हमारे पास द्रव्यमान है, कोणीय वेग ओमेगा है और सब है। जब आप वेग निकालेंगे, ठीक है, तो मान लो पहले कण की गतिज ऊर्जा मुझे निकालनी है, अलग अलग कणों के लिए निकालते हैं। पहले कण की गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा, तो सूत्र होता है 1/2 आई ओमेगा, सॉरी आई 1/2 mv वर्ग है ना, इससे कर रहे हैं 1/2 mv वर्ग। पहला कण है तो v1 का वर्ग, तो 1/2 m v बराबर होता है ओमेगा r, तो गुणन अक्ष से पहले कण की दूरी r1 है तो ओमेगा r1 का वर्ग, तो ये आ गया 1/2 m ओमेगा r1 का वर्ग। इसी प्रकार है ना, इसमें कण भी आप इस तरह से दर्शा सकते हैं कि ये m1 है, ये r1 दूरी पर है, मान के चलो ये m2 है, ये r2 दूरी पर है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार अपन दूसरे कण की, इसी प्रकार दूसरे कण के लिए, दूसरे कण की घूर्णन गतिज ऊर्जा, इसी प्रकार लिख दिया, यानी 1/2 m ओमेगा r2 का स्क्वायर। सभी को निकाल लेंगे, ऐसे बहुत सारे निकाल लीजिए आप इसी प्रकार से आगे। ठीक, अब कुल घूर्णन संपूर्ण पिंड के लिए, अब अलग अलग कणों के लिए निकालते हुए पूरे पिंड के लिए, तो संपूर्ण पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा, तो जब आप पूरे पिंड के लिए निकालेंगे तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा आपको, तो 1/2 है ना m1, पहले कण के लिए है तो आप m1 मानिएगा है ना, m1, दूसरे कण के लिए m2, तो 1/2 m1 और यहाँ पर वर्ग होगा था ना, ये भी ओमेगा वर्ग हुआ है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो m1 ओमेगा वर्ग प्लस ये r2 का वर्ग प्लस 1/2 m2 ओमेगा वर्ग, रिपीट कर 1/2 m1 ओमेगा वर्ग r1 वर्ग प्लस 1/2 m2 ओमेगा वर्ग r2 का वर्ग। इस तरह से आगे भी जो कॉमन आ रहा है वो निकाल लो, 1/2 ओमेगा वर्ग कॉमन है
अंदर आ रहा है m1r1 वर्ग m2r2 वर्ग आगे, और 1/2 ओमेगा वर्ग जो m1r1 और ये सब है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ सिग्मा mr का वर्ग सबका सम, और ये होता है बच्चों जड़त्व आघूर्ण 1/2 आई ओमेगा। ये परीक्षाओं में ये प्रश्न भी बहुत बार आने की संभावना रहती है। घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र प्राप्त कीजिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। पृथ्वी की सतह से h गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये 2019, 2020 और 2022 में आया हुआ है। अब पृथ्वी से h गहराई पर हम चलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहले पृथ्वी बना लेते हैं हम लोग। लगभग हम मानते हैं कि ये वृत्ताकार है, तो ये हमने पृथ्वी बना ली। ठीक, अब आप पृथ्वी की जब सतह पर यहाँ है, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं पहले। तो पृथ्वी की सतह पर हम जी का अगर मान देखें तो पृथ्वी आर त्रिज्या की पृथ्वी है, ये तो पृथ्वी है आपकी, उसकी त्रिज्या है आर। ठीक, तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी, तो जी बराबर हमने पढ़ा हुआ है gm/r का वर्ग। ये हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, हम गहराई पे जा रहे हैं, इसीलिए हम जब इसका द्रव्यमान निकालेंगे तो द्रव्यमान भी हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो द्रव्यमान आप कैसे निकालोगे? तो द्रव्यमान निकालने का तरीका है आपके पास, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुना घनत्व। तो द्रव्यमान है, अब गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, और घनत्व को रो मान लिया। यह सूत्र है, आप लोग लिख लीजिएगा, द्रव्यमान बराबर आयतन गुना घनत्व। ठीक, अब m का मान हमारे पास है, तो g बराबर g इंटू 4/3 पाई आर क्यूब रो बटे आर वर्ग। प्यारे विद्यार्थियों, आर वर्ग से आर क्यूब की पिक्चर खत्म, तो यहाँ आया g इंटू 4/3 पाई आर रो। अब यहाँ तक का मामला हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट देकर छोड़ो और यहीं पर रुक जाओ। अब क्या कहा, h गहराई पे जाना है। ये तो सतह पर निकाला हुआ, हमें कहाँ जाना है? पृथ्वी के अंदर जाना है। गड्ढा कर देते हैं, गहराई में ले जाते हैं आपको। तो अब गहराई में चलते हैं भैया, है ना। अब जब आप गहराई में आए, मान के चलो कि आप गहराई में यहाँ कहीं आ गए। ठीक, अब h गहराई में जब आप उतर गए, यहाँ से आप नीचे उतर गए, h गहराई, ये आपकी गहराई है। अब आपकी जो h दूरी है, मतलब कम हो गई है, तो अब आपकी जो त्रिज्या r नहीं होते हुए अब आपकी क्या हो गई? r माइनस h। और आप अब यहाँ स्टे कर रहे हैं, यहाँ आ गए नीचे, ये अलग कलर से बना दिया। अब आपको ये देखना है कि पृथ्वी की सतह से h गहराई पर, तो पृथ्वी की सतह से h गहराई पर, जब हम पृथ्वी की सतह से एक गहराई पर आए हैं, तो यहां हमारा जो g है, गुरुत्वीय त्वरण है ना, गुरुत्वीय त्वरण, तो हम यहां लिखेंगे कि जो g डैश बराबर अब gm बटे, अब यहाँ इस स्टेप को दोबारा करने की जरूरत नहीं है कि द्रव्यमान गुणा आयतन करके करें, अपन सीधे हल कर लेते हैं। क्या करेंगे? g इंटू, है ना, द्रव्यमान की जगह हम क्या लिखेंगे? आयतन गुना घनत्व 4/3 पाई, आर क्या रह गया अब आपका? r माइनस एच हो गया, आर क्यूब रो। ठीक है, बटे आर वर्ग, यानी कि r माइनस एच का वर्ग। इससे आप कैंसिल कर देंगे, क्यूब कैंसिल, तो g इंटू 4/3 पाई r माइनस एच रो, ये आ गया। ठीक है, तो अब ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। ठीक, अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग, 2 को समीकरण 1 से भाग, तो जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा जी डैश बटे जी, तो g इंटू 4/3 पाई r माइनस एच रो बटे g क्या आया था? g आया था g इंटू 4/3 पाई आर रो, 4/3 पाई आर रो। प्यारे विद्यार्थियों,
देखो जो जो जिसका जी सा जीवन चला गया, जी से जी का जीवन, 4/3 पाई से 4/3 पाई का जीवन समाप्त, रो से रो का जीवन समाप्त। बचा हुआ चीज लिख लेते हैं। हमारे पास बचा जी डैश बटा जी बराबर आर माइनस एच बटे रो आर। अब अलग अलग कर लिया, जी डैश का इंटू इधर हो गया, इनको सेपरेट करके डिवाइड कर दो, आर से आर कैंसल, तो जी इंटू 1 माइनस एच बाई आर। तो वही पृथ्वी की गहराई पर जो जी का मान है वो ये है। कभी कभार बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। तो यदि हम बात करें पृथ्वी के केंद्र पर निकालें, पृथ्वी के केंद्र पर, तो H बराबर आ जाएगा R। तो जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस आर बटे आर कैंसल, तो जी इंटू 1 माइनस 1 0। ये आ गया भैया पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। प्रश्न है बच्चों, पलायन वेग क्या है, इसका सूत्र प्राप्त कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, आप किसी वस्तु को ऊपर की तरफ उछालें, इसको ऊपर की तरफ उछाला, वापस हाथ में आ गया, और वेग बढ़ाया, ऊपर की तरफ उछाला, फिर हाथ में आ जाएगा, और वेग बढ़ाया, ऊपर की तरफ उछाला, फिर हाथ में आ जाएगा। और हम वेग बढ़ाते 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 इतने वेग से फेंके हैं कि ये पिंड जो है गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए और वापस लौटकर कभी नहीं आए। तो उस वेग को आप कहते हैं पलायन, यानी वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को फेंकने पर वह गुरुत्वाकर्षण की सीमा को पार कर जाता है और वापस पृथ्वी तल पर लौटकर कभी नहीं आता, उस वेग को या उस चाल को पलायन चाल कहते हैं। ठीक है, इसका सूत्र प्राप्त कीजिए। इसका सूत्र प्राप्त करना करते हैं भैया। प्यारे विद्यार्थियों, हम ये माने कि ये एक पृथ्वी है, ठीक, आर त्रिज्या की पृथ्वी। ठीक, हम ये मान के चले कि पृथ्वी के केंद्र से आपने किसी मतलब यहां से किसी वस्तु को फेंका और वो गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार कर गई। हम ये मान के चल रहे हैं कि x दूरी अपन ने मान ली, यहां से x से पृथ्वी के केंद्र से तक अपन बात कर रहे हैं। वैसे तो वो गुरुत्वीय क्षेत्र जो जहां पर जाएगा वो अनंत पर मान रहे हैं। ठीक, ये x दूरी अपन ने मान ली। तो ये वाली दूरी जो है आपकी x। ठीक, अब बच्चों पृथ्वी के केंद्र से इस दूरी को अपन ने x दूरी मान लिया। प्यारे विद्यार्थियों, आपको अनंत तक पहुंचाना है, यानी गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार कर जाए वहां तक पहुंचाना है, और वो दूरी हमें पता नहीं है, इसलिए अपन ने उसको अनंत ले लिया। अब अपन पूरी दूरी तो हमें नहीं पता, पर हमने कुछ दूरी x ले ली, जहां तक का हम कैलकुलेट कर पाते हैं वहां तक की हमने बात कर ली। तो x दूरी तक का अगर हम बल निकालना चाहे, पहले तो हम यहाँ कंसिडर कर ले कि माना कि r त्रिज्या व m द्रव्यमान की पृथ्वी। ठीक है, अब आप जो वस्तु फेंक रहे हैं उसका द्रव्यमान हमने मान लिया है। तो पृथ्वी और m द्रव्यमान की वस्तु के बीच में लगने वाला बल, पृथ्वी व m द्रव्यमान की वस्तु के बीच
लगने वाला बल, बल F बराबर G m1 m2 बाई आर स्क्वायर यानी x। यार विद्यार्थियों, आप कहोगे सर आप बल ही क्यों निकाल रहे हो, आपको क्या जरूरत पड़ेगी, कैसे समझ आया आपको कि बल निकालना है। उसी चीज को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों को चाहिए यहाँ पर वेग, ठीक। हम यहाँ से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो हम पहले निकालेंगे यहाँ पर उसका कार्य, कार्य निकाल लेंगे बल गुणित विस्थापन। और जो कार्य, जैसे यहाँ से किसी वस्तु को फेंका तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, तो गतिज ऊर्जा। तो यहाँ आप सूत्र लगाइएगा गतिज ऊर्जा का, और बल गुणित विस्थापन, ठीक है। तो बल गुणित विस्थापन का प्रयोग करके हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर कार्य निकाल लेंगे और इसके बराबर रख के और कैलकुलेट करेंगे तो v आ जाएगा। इसीलिए अपन इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों समझिएगा, हमारे पास ये जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर। अब हमें पूरा तो हम निकाल नहीं सकते, तो हम लोगों ने क्या किया कि एक छोटा सा क्षेत्र ले लिया और वहां तक जो विस्थापन हुआ है उसको हमने मान लिया ये dx विस्थापन हुआ है, और इस dx विस्थापन में किया गया कार्य हम लोग निकालते। तो अल्प कार्य dw, तो क्या हो जाएगा, dw बराबर f डॉट dx। f आपके पास है जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, पर मुझे तो क्या चाहिए, संपूर्ण कार्य चाहिए, ठीक है। तो जब हम संपूर्ण कार्य निकालेंगे, संपूर्ण कार्य अर्थात इसका समाकलन करेंगे आप। कहां से कहां तक ले जा रहे हैं, तो पृथ्वी की त्रिज्या से लेकर अनंत तक ले जा रहे हैं। जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, डी ओमेगा का जो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो हो गया डब्ल्यू। अब यहां आ जाएगा जी एम एम कॉन्स्टेंट और आर टू इनफाइनाइट 1/x स्क्वायर। अब एक काम करो कि इसका समाकलन कर लो, तो जी एम एम बाई, इसको ऊपर भेज दो, x इनवर्स 2 हो जाएगा, और x की घात n का सूत्र लगा के x की घात n+1 अपॉन n+1 करके आप निकाल ले, तो जी एम एम बटे x की घात -2 + 1 बटा -2 + 1 सॉरी आर टू इनफाइनाइट। अब ये चल रहा है, तो जी एम एम यहाँ हो रहा है x की घात -1 और ये -1 हो रहा है, तो ये आ गया माइनस, यहाँ आ जाएगा माइनस को नीचे लेकर 1/x आर टू इनफाइनाइट। फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लिमिट पुट कर दी, यहाँ पर हो गया 1/∞ माइनस 1/r। 1/∞ तो एक प्रकार का जीरो है, तो इसकी पिक्चर भी खत्म। तो ये आ गया जी एम एम बटे आर, डब्ल्यू बराबर। और बच्चों जो डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू कार्य, यही कार्य गतिज ऊर्जा में, यही कार्य गतिज ऊर्जा में बदलता है। तो यही कार्य जब गतिज ऊर्जा में बदलेगा तो W की जगह आप क्या लिखोगे, 1/2 mve स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम एम बाई आर, ठीक। अब इस m से इस m का भी जीवन खत्म हो गया। अब हमारे पास आया वी वर्ग बराबर 2 का गुणा है तो 2gm बटे आर, वर्ग हटा दो तो रूट लग जाएगा, √2gm बटे आर। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं आर वर्ग से, आर से गुणा और आर से भाग कर दूं, तो देखो ये हो गया आपका आर वर्ग और ये हो गया, तो gm बटे आर वर्ग हो गया छोटा जी, तो ये हो गया 2gr। अब यहाँ जो बात करें, अगर इसका मान भी चाहिए कि पृथ्वी की सतह पर कितना है, तो लगभग यहाँ 2.8, और पृथ्वी की जो त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, यानी 6.4 × 10⁶ रखकर
आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आएगा 11.2 गुणित 10⁻³ मीटर प्रति सेकेंड, और 11.2 इसको आप किलोमीटर में लिखेंगे तो किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से अगर किसी वस्तु को फेंका जाए तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाएगी और वो लौट कर कभी नहीं आती है। यही कारण है कि पृथ्वी पर जो है आप इस प्लायन वेग वो कारण है जिसके कारण से पृथ्वी पर जो है वायुमंडल होता है जबकि चंद्रमा पर नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी का जो गैसें हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सारी गैसें हैं, उन गैसों का पलायन वेग उनकी जो माध्य चाल होती है लगभग 2.3 के आसपास, और पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 है, तो वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से क्रॉस नहीं कर पाती। जबकि चंद्रमा का पलायन वेग भी लगभग 2.3 है और गैसों का भी उसके आसपास है, तो ये उसको क्या कर जाती हैं, क्रॉस कर जाती हैं, तो वहाँ पर गैसें बचती नहीं, इसलिए वहाँ वायुमंडल नहीं है, यहाँ गैसें हैं तो यहाँ वायुमंडल है। ठीक है, अगला प्रश्न पर आते हैं। तो प्रश्न है रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक पर संबंध। इसके लिए बच्चों हम एक बना लेते हैं यहाँ पर क्यूब। ठीक है, अब एक क्यूब ले लेते हैं, ये हमारे पास एक क्यूब है। ठीक, अब ये जो क्यूब हमने बनाया है, इस क्यूब की जो लेंथ है, लंबाई है, वो L है। अब आपको रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक चाहिए, हमको चाहिए आयतन प्रसार गुणांक, है ना, कुल मिला के, क्योंकि दोनों में संबंध है। तो बच्चों अब इस क्यूब का हम जो लंबाई है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, L है, तो घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई L है। ठीक, अब ताप बढ़ाने पर लंबाई बढ़कर अपन एक काम करते हैं, इसको कैपिटल L सपोज कर लेते हैं, और जो आपकी ये कैपिटल L हो जाएगी, इसको कैपिटल L मान लेते हैं, और जो बड़ा लंबाई बढ़कर जो आ रही है उसको छोटा l मान लेंगे, तो L प्लस L हो जाएगी, है ना। ताप बढ़ाने पर लंबाई बढ़कर L प्लस L हो जाती है, ये हो गया। अब हम एक एक चीज करते हैं। घन का प्रारंभिक आयतन, क्योंकि हमें इसके लिए चाहिए आयतन प्रसार गुणांक का जो सूत्र है, मैं यहाँ लिख रहा हूं, आयतन प्रसार गुणांक, इसका जो सूत्र है वो है आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक आयतन इनटू ताप में परिवर्तन डेल्टी। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों, घन का प्रारंभिक आयतन, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के साथ। आयतन हो गया हमारा प्रारंभिक आयतन L क्यूब। ठीक, इसी टाइप से फिर घन का अंतिम आयतन, तो घन का अंतिम आयतन हो गया L प्लस L की घात 3। सूत्र खोलेंगे, L क्यूब स्मॉल l क्यूब प्लस 3l वर्ग L प्लस 3l वर्ग। बच्चों L देखो, घन की लंबाई में ताप बढ़ाने से प्रसार तो हुआ, पर बहुत ज़्यादा प्रसार थोड़ी हुआ, यानी कि ये जो L का मान है, छोटा L का मान इस बड़े L की तुलना में बहुत छोटा है, तो आप लोग क्या करेंगे कि जो L वर्ग हैं, जो L क्यूब हैं, L क्यूब को नगण्य करेंगे, क्या करेंगे, नगण्य कर देंगे, यानी गिनेंगे नहीं। तो ये वाला पोर्शन नहीं गिनाएगा और ये वाला नहीं गिनाएगा, तो अब नया पोर्शन हो गया L क्यूब प्लस 3l वर्ग। अब ये जो है ये आपका प्रारंभिक आयतन है, ठीक है, और ये है आपका अंतिम आयतन। तो अब आयतन में परिवर्तन हम यहाँ निकालते हैं, तो आयतन में परिवर्तन, तो आयतन में परिवर्तन डेल V बराबर इस बाद वाले में से पहले वाला माइनस कर लेंगे, तो L क्यूब प्लस
ये है आपका 3 LL वर्ग, 3 LL वर्ग माइनस L क्यूब, इससे इसकी पिक्चर खत्म। तो क्या आएगा यहाँ पर 3L वर्ग L। तो आयतन में परिवर्तन जो आया डेल V वो आया आपका 3L वर्ग L बटे प्रारंभिक आयतन। प्रारंभिक आयतन इसको V, वो है आपका L क्यूब इंटू डेल टी। L वर्ग से L क्यूब कैंसिल करेंगे तो आया 3L बाय L डेल टी। ठीक, अब ये जो 3L बाई L डेल टी है ये है रेखीय प्रसार गुणांक, इसको हम अल्फा से दर्शाते हैं। तो आयतन प्रसार गुणांक जिसको अपन काई से दर्शाते हैं, गामा से। प्रसार गुणांक गामा बराबर आ गया ये, आप चाहे तो यहाँ ऐसा लिख दें कि 3 इंटू रेखीय प्रसार गुणांक। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर। देखो, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये तरंग है, जब कोई कण, जब तरंगों के जो कण हैं तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करें, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करें, तो हम कहते हैं कि तरंगे अनुप्रस्थ है। तो अनुप्रस्थ में आप ऐसा लिखेंगे कि जो तरंग के जो कण हैं तरंग संचरण की दिशा के कण कैसे कंपन करेंगे, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, है ना, तरंग संचरण के लंबवत, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत। ठीक है, शॉर्टकट लिखते जा रहा हूं। और अगर हम अनुदैर्घ्य की बात करें तो इसमें कण ऐसे चलेंगे, जैसे आपकी ये कण चल रहे हैं तो इसमें तरंग जिस दिशा में जा रही है, ऐसे तरंग जा रही है मान लो, तो कण भी आपके ऐसे ही कंपन करेंगे, यानी तरंग संचरण की दिशा में। तो अनुदैर्घ्य में कण जो है तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, अनुप्रस्थ में कण तरंग संचरण की लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। इसमें ये श्रृंग बनता है और इधर गर्त, इसमें ये वाला गर्त, तो ये श्रृंग और गर्त के रूप में चलती है, श्रृंग और गर्त के रूप में चलती है, जबकि इसमें संपीड़न और विरलन के रूप में चलती है। अनुदैर्घ्य तरंगों में क्या बनते हैं, संपीड़न बनते हैं और विरलन बनते हैं। श्रृंग वहां बनता है जहां विस्थापन अधिकतम और धनात्मक है, गर्त वहां बनता है जहां विस्थापन ऋणात्मक और अधिकतम है। उसी प्रकार से संपीड़न वहां बनता है जहां वेग अधिकतम है और विरलन वहां बनता है जहां तरंग का वेग कम है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे जो हैं केवल ठोसों में संचरित होती है और अनुदैर्घ्य तरंगे जो होती है ठोस, द्रव, गैस तीनों ही में संचरित होती है। ये 4 पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, कैसे लिखोगे, पहला पॉइंट लिखोगे अनुप्रस्थ में कि भाई ये तरंगे तरंग संचरण की दिशा में के लंबवत, इन तरंगों के कण जो है तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते। अनुदैर्घ्य में लिखना इन तरंगों के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते। अनुप्रस्थ में लिखना कि ये तरंगे श्रृंग और गर्त के रूप में चलती है। अनुदैर्घ्य में लिखना ये तरंगे संपीड़न और विरलन के रूप में चलती है। अनुप्रस्थ में लिखेंगे आप कि इन तरंगों में श्रृंग धनात्मक विस्थापन, धनात्मक, इन तरंगों में श्रृंग के लिए तरंगों का अधिकतम विस्थापन व धनात्मक होता है और गर्त में तरंगों का विस्थापन अधिकतम व ऋणात्मक होता है। इनमें तरंगों का संपीड़न, तरंगों के संपीड़न में तरंग का वेग अधिकतम और विरलन में तरंग का वेग न्यूनतम होता है। अनुप्रस्थ में लिखिएगा कि ठोसों में संचरित होती है और अनुदैर्घ्य में लिखना कि ठोस, द्रव और गैस तीनों में संचरित होती है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है आप लोगों का, समतापी प्रक्रम को परिभाषित करते हुए समतापी प्रसार में गैस द्वारा किए गए कार्य हेतु व्यंजक। समतापी प्रक्रम जिसमें तापमान क्या होगा, ताप क्या होगा, एक समान। ठीक है, जिसमें पूरे प्रक्रम में ताप एक समान होता है उसे आप कहते हैं समतापी प्रक्रम। अब समतापी प्रसार में किए गए कार्य हेतु हमको व्यंजक चाहिए। तो समतापी प्रसार में आपको कार्य का व्यंजक निकालना है और कार्य निकालने का सूत्र हो गया पीडीवी।
W बराबर PdV। हम मान के चलेंगे हमारे पास जब आदर्श गैस की आप बात करेंगे तो वो होती है PV बराबर RT, ठीक। तो P बराबर RT बाई हो जाएगा V। तो हमारे पास P है यहाँ पर RT बाई V, और आयतन में जो परिवर्तन होगा वो V1 से V2 तक। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, ताप स्थिर रहेगा, स्थिर ताप पर, है ना, स्थिर ताप पर आयतन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, V1 से V2 तक, ठीक है। अब देखें, और दाब आपका यही से, अब देखो RT आपका नियतांक हो गया यहाँ पर, तो यहाँ आ गया 1/V dV, V1 टू V2। 1/V का समाकलन होता है log V, तो बच्चों हो गया log V, V1 टू V2। रूल्स के अकॉर्डिंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, RT अपर लिमिट log E V2 माइनस log E V1। तो RT log M बाई N, log M माइनस N होता है log M बाई N, तो V2 बाई हो गया V1। ये आया आपका कार्य। प्यारे विद्यार्थियों, प्रक्रम में यही समतापी प्रक्रम में किए गए कार्य का व्यंजक है, प्रक्रम में किए गए कार्य का व्यंजक है, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार से मैं आपको कुछ आईएमपी न्यूमेरिकल और कुछ आईएमपी क्वेश्चन 2 और 3 अंक के भी आपके लिए लेकर आऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।